स्वागत आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर 31 में प्रश्न नंबर 151 तक पढ़ा था, जिसमें बाल श्रमिक की क्या क्या समस्याएं होती हैं वो प्रश्न था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 32 में हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों को फिर से आगे का जो भी प्रश्न है कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, हमारे चैनल पर जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल वाले बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जुड़ करके आप प्रीवियस कक्षाओं का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर जो भी डीएलएड कर रहा है उसको इस क्लास और इस चैनल को शेयर करना ना भूलिए। प्रश्न नंबर 152, बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक क्यों है, बताइए। यानी कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम हैं वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं रोटी कपड़ा मकान को पूरा करने के लिए बाल श्रमिक बन जाते हैं, ठीक है। फिर भी उन्हें हम लोग, हमारे संविधान में प्रावधान है कि जो भी 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको क्या करना है, बाल श्रम नहीं करवाना है, और जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। तो वो शिक्षा के साथ साथ मजदूरी कैसे करेंगे और शिक्षा के साथ साथ श्रमिक का काम, लेबर का कार्य वो कैसे करेंगे, ये क्या है, दोनों समस्या है। तो इसी को बताइए। तो बाल श्रम करने वाले बच्चे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। जो प्राइमरी एजुकेशन आपका 1 से 5th है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने का प्रावधान है हमारे संविधान में, तो वही बता रहा है। तो उसका लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और जो भी उनको पूरा करने के लिए रोटी कपड़ा मकान हो उनके पूरा करने के लिए क्या करते हैं, वो बाल श्रमिक बन जाते हैं, तो वो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस संबंध में सरकार की एक बड़ी पहल निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा पाने का बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस में है, तो आरटी एक्ट 2009 में है, ठीक है। आरटी एक्ट 2009 में बात की गई है, जो इससे पूर्व संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिए जाने को कार्यरूप प्रदान किए जाने से संबंधित है। इस अधिनियम के माध्यम से सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही भारत के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को, जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाया गया है। लेकिन बाल श्रमिक बच्चे इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बाल श्रम विभिन्न रूपों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक है। नेक्स्ट प्रश्न 153, देखिए ये जो वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा प्रथम प्रश्न पत्र है, ये खत्म होने वाला है। लगभग 200 प्लस प्रश्न है, जिसमें लघुत्तरी प्रश्न ये खत्म हो जाएंगे, 1-2 लेक्चर में और खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट में जाइए, प्रथम प्रश्न पत्र के आप लोग यहाँ पे पूरा सीरीज पढ़ डालिए, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्रश्न नंबर 153, वर्तमान समय में जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता बताइए। ठीक है, तो वर्तमान समय में जनसंख्या शिक्षा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसका विरोध न केवल हमारे लिए आत्मघाती है, बल्कि इससे हमारे देश की सभी प्रकार की प्रगति की आशाएं क्षीण होती हैं। भारत के सभी जागरूक नागरिक यह अनुभव करते हैं कि जनता को जनसंख्या संबंधी कुछ शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। महात्मा गांधी ने संतति के जन्म से मर्यादित करने हेतु ब्रह्मचर्य अथवा आत्मसंयम को एकमात्र उपाय के रूप में स्वीकार किया। प्राचीन काल में भी गृहस्थ गृहस्थ मतलब जो 25 से 50 वर्ष का टाइम पीरियड था, उसको गृहस्थ आश्रम में संयम पर अधिक बल दिया जाता था। परंतु आजकल जनसंख्या को सीमित रखने का एकमात्र उपाय परिवार नियोजन रह गया है। परिवार नियोजन आप लोग समझ रहे होंगे। जनसंख्या शिक्षा भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। परिवार नियोजन मतलब नियोजित परिवार, मतलब प्लान्ड परिवार हो, मतलब उसमें क्या हो, 1 या 2 लोगों की ज्यादा बच्चे ना हो। ठीक है, परिवार नियोजन का मतलब ये हो गया, सीमित परिवार हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास का तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पे ज्वाइन करके आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 154, पर्यावरण शिक्षा देते समय शिक्षक को किन किन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट पढ़ाते समय
शिक्षक को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो पर्यावरण शिक्षा देते समय शिक्षक को प्रमुख रूप से 3 समस्याओं पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला, प्राकृतिक साधनों का ह्रास होता है, ठीक है? पर्यावरण शिक्षा अगर मान लीजिए बच्चों को देते हैं, मान लीजिए किसी पर्यावरण में भ्रमण हुआ है, कोई टूर जाना है, उसमें क्या होता है, प्राकृतिक साधनों का ह्रास नहीं करना है। तकनीकी प्रगति के साथ साथ दिनों दिन बढ़ता प्रदूषण, ये तो आपको ही पता होगा कि जो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल पे है, ठीक है? और दिनों दिन क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, कल कारखाने लग रहे हैं, गाड़ी वगैरह, डीजल पेट्रोल, ये कोयले वगैरह से जलने से क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है इन्वायरमेंट में, और जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। तो पर्यावरण शिक्षा देते समय शिक्षक को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 155। प्रश्न नंबर 155 क्या है, अलगाववाद को परिभाषित कीजिए। भारत एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है, ठीक है? भारत क्या है, डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र यानी कि लोगों द्वारा शासन हो जाता है, मतलब लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत एक लोकतंत्र राष्ट्र है जहां विभिन्न प्रकार की जातियां, ठीक है, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब लोग रह सकते हैं, एवं भाषा भाषी परंपराएं अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। ऐसी स्थिति में हमारा लगाव राष्ट्र के प्रति उसके संपूर्ण अस्तित्व के लिए तथा इसके रक्षार्थ होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है, बस ही अलगाववाद का संप्रत्यय है। ठीक है, ये क्या है, आप समझ रहे होंगे, अलगाववाद। नेक्स्ट प्रश्न 156 देखिए, प्रश्न नंबर 156 क्या है, अलगाववाद के दुष्परिणाम कौन कौन से हैं बताइए। तो अलगाववाद के दुष्परिणामों ने हमारे सामाजिक, ठीक है, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे तथा राष्ट्रीय विकास को अत्यधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इस समस्या के दुष्परिणाम निम्नवत हैं। क्या इस पर दुष्परिणाम है, पहला, राष्ट्रीयता के विकास में बाधा ये है। दूसरा, सामाजिक न्याय के लिए चुनौती है ये। तीसरा क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय तनाव हो जाएगा। प्रगति में बाधा, नवीन प्रदेशों, राज्यों या देशों का गठन होता है अलगाववाद से। जान माल की असुरक्षा या खतरा हुए रहती है, ठीक है, कभी भी उपद्रवी आकर के आपकी जान माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर अलगाववाद बढ़ता है तो। और हमारे देश की क्या होगी, देश में तनाव बढ़ेगा, हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, इसीलिए अलगाववाद नहीं होना चाहिए। और क्या होंगे, जब एक विचारधारा के लोग किसी पार्टिकुलर एरिया या क्षेत्र में रहेंगे, किसी सीमित क्षेत्र में रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, दूसरे प्रदेश या राज्य या देश का मांग करेंगे। मानवता का ह्रास होगा, संकीर्ण नेतृत्व का विकास करना, ये सब क्या है, दुष्परिणाम हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 157 देखिए, प्रश्न नंबर 157 क्या है, सांप्रदायिकता उन्मूलन के उपाय बताइए। ठीक है, कम्युनलिज्म के, सांप्रदायिकता उन्मूलन के उपाय, यानी कि जो जाति धर्म के आधार पर जो लोग लड़ते रहते हैं उसका उन्मूलन, यानी कि उसका खात्मा कैसे किया जाए। तो सांप्रदायिकता उन्मूलन यानी कि सांप्रदायिकता को खत्म करने का उपाय बताइए। तो सांप्रदायिकता उन्मूलन के उपाय, तो सांप्रदायिक राजनीतिक दलों का उन्मूलन, जो भी पार्टियां हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे करवा रही हैं, लड़ा के आपसे वोट ले रही हैं, उनका क्या किया जाए, उनको रोका जाए, खत्म किया जाए। उच्च शिक्षा व्यवस्था, लोगों को उचित शिक्षा, लोगों को शिक्षित किया जाए कि जाति धर्म लड़ने से कुछ नहीं होगा, इसमें समाज और देश और परिवार का हानि ही है। मानवतावादी धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार, ठीक है, क्या लोगों को क्या किसका पाठ पढ़ाया, धर्म अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाए। राष्ट्रवादी एवं एकतावादी साहित्य का प्रचार प्रसार, ठीक है, ऐसे लिटरेचर पढ़ाया जाए जिसमें क्या हो, देश की भलाई के बारे में, लोगों को एकजुट रहने के लिए, ठीक है, एकता अनेकता में एकता की बात पढ़ाई जाए, एकता में शक्ति होती है, ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे साहित्य, कहानी, कविता पाठ ये प्रसारित किया जाए। नैतिक शिक्षा का प्रसार हो, शांति सेना का निर्माण किया जाए, धार्मिक सहिष्णुता हो, सर्वधर्म संभाव हो, तभी क्या होगा, सांप्रदायिकता कम हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न 158, प्रश्न नंबर 158 है, पर्यावरण जागरूकता हेतु शिक्षा में किन तथ्यों की व्यवस्था करनी चाहिए, स्पष्ट करें। तो पर्यावरण जागरूकता हेतु शिक्षा में किन तथ्यों की व्याख्या करनी चाहिए, स्पष्ट करें। तो पर्यावरण जागरूकता हेतु शिक्षा में निम्नलिखित तथ्यों के अध्ययन की व्यवस्था करनी चाहिए। कौन कौन सी करनी चाहिए, तो पर्यावरण का अर्थ, आवश्यकता एवं पर्यावरण नीति, ये क्या है, पर्यावरण में, पर्यावरण शिक्षा की जागरूकता के लिए क्या होना चाहिए, पर्यावरण का अर्थ बताइए, आवश्यकता क्या है, पर्यावरण से क्या क्या फायदे हैं, और कुछ पर्यावरण की नीतियां बनाइए। मानव एवं पारिस्थितिकी प्रणाली, पर्यावरण स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण के बारे में बताइए। पर्यावरण एवं जनसंख्या, प्राकृतिक पर्यावरण, झीलें, पहाड़ियाँ एवं पीने योग्य जल,
मानव सभ्यता पर प्रदूषण का प्रभाव क्या हो जाएगा, सामाजिक, पर्यावरण आदि। ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, पर्यावरण जागरूकता से संबंधित तथ्य हैं। वन्य जीवों एवं इनका संरक्षण करेंगे तो क्या होगा, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी कि जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए, ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के लिए लाभदायक हैं। सौर ऊर्जा एवं उसका प्रयोग बढ़ाया जाए, जब सूर्य की रोशनी से सोलर सेल बनाएंगे तो उससे क्या आप अपना घर का मूलभूत आवश्यकताएं, विद्युत, पंखे, मोटर वगैरह आप सूर्य के प्रकाश से चलाइए, जिससे क्या होगा, आपका जो और एनर्जी है वो विद्युत एनर्जी क्या होगी, संरक्षित होगी भविष्य के लिए। तो सौर ऊर्जा एवं उसका प्रयोग, भारत के प्रदूषित नगर हैं उनको चिन्हित करके उनको साफ सफाई किया जाए। तेल एवं रासायनिक अस्त्रों का पर्यावरण पर प्रभाव, ठीक है, तेल जो होते हैं और रासायनिक अस्त्र, ठीक है, जो केमिकल वेपन होते हैं उनका पर्यावरण पर प्रभाव होता है। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाए, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा पर्यावरण असंतुलन आदि, ये सब क्या है, ये आपका पर्यावरण जागरूकता है, तो ये सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट प्रश्न 159 देखिए, 159 क्या है, जल के प्रमुख स्रोत बताइए। तो जल के प्रमुख स्रोत के संदर्भ में विचार करने पर निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट हो जाता है कि जल मानव को निम्न रूपों में प्राप्त होता है। तो जल के प्रमुख स्रोत, नदियों से जल आपको प्राप्त होता है, ठीक है। सागरी भाग से जल प्राप्त होता है, ये सभी को ज्ञात है। झीलों एवं तालाबों से क्या होता है, जल मिलता है। कुओं से मिलता है जल। हैंडपंप एवं पंप सेट से जल मिलता है। ये सारी चीजें क्या है, जल के प्रमुख स्रोत आप लोग बना के लिख सकते हैं, उसको कोई बहुत कठिन कोई प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 160, वर्षा जल संग्रहण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। जब बारिश होती है तो उसका जल क्यों संग्रहण करते हो, उस जल को क्यों संग्रहित किया जाता है, उसका क्या उद्देश्य बताना है। ये बना के आप लिख सकते हैं कि वो जल हमारे लिए कितना लाभदायक है। तो वर्षा जल संग्रहण प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। जल की निरंतर मांग को पूरा करना। जल की निरंतर मांग को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, जल को संग्रहित करते हैं जब बारिश होती है तो। नालियों को रोकने वाली सतही जल प्रवाह को कम करना। सड़कों पर जल फैलाव को रोकता है। जब आप जल रोक लेंगे, संग्रहण कर लेंगे तो क्या होगी, वो जल बहेगा नहीं सड़कों पे। भूमिगत जल में वृद्धि करना तथा जल स्तर को ऊंचा उठाना। भौम जल प्रदूषण को रोकना। भौम जल की, भौम मतलब भूमि की, भूमि जल की गुणवत्ता को सुधारना। मृदा अपरदन को कम करना। जब वर्षा का जल नहीं बहेगा, जब ज़्यादा मिट्टी में नहीं जाएगा तो क्या होगा, मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव क्या होगा, कम होगा। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के टाइम में और सूखे के समय जल की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में ये सहायता करेगा। अगर वर्षा का जल आप संग्रहण करते हैं तो ये सारे फायदे हैं, ये सारे उद्देश्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 161, प्रश्न नंबर 161 क्या है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 क्या है बताइए। नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 के बारे में आपको बताना है, NWP 2002। तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, NWRC द्वारा क्या किया गया था, 1 अप्रैल 2002, ठीक है, 1 अप्रैल 2002 को राष्ट्रीय जल नीति 2002 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस नीति में जल संरक्षण के परंपरागत तरीकों और मांग के प्रबंधन को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। इसमें पर्याप्त संस्थागत प्रबंधन के द्वारा जल के पर्यावरण पक्ष और उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता के पहलुओं का भी समन्वय किया जा गया है। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में नदी जल एवं नई भूमि संबंधी अतिरिक्त विवादों को निपटाने के लिए नदी बेसिन संगठन गठित करने पर भी जोर दिया गया है। ये सारी चीजें क्या है, राष्ट्रीय जल नीति के बारे में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 162, परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आते हैं। ठीक है, परंपरागत, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, इसको क्या कहते हैं, कन्वेंशनल, जो परंपरागत होते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। दो परंपरागत एनर्जी क्या होते हैं, ये देखिए, परंपरागत संसाधनों के अंतर्गत लकड़ी, यानी कि ये लकड़ी में क्या हो जाएंगे, खत्म हो सकते हैं। उपले, उपले मतलब जो बनाए जाते हैं ऐसे, गोबर के बनाए जाते हैं, वही उपले हो जाएंगे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा जल विद्युत
तथा विद्युत इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। इसका मतलब जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है ये एक टाइम के बाद क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। ऑब्वियस है कि कुछ टाइम बाद लकड़ी क्या होंगे, जब सारे पेड़ कट जाएंगे लकड़ी खत्म हो जाएगी। कोयला भी खत्म हो जाएगा, जब सारा कोयला जमीन से आप निकालेंगे तो कोयला खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगी। प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, जो जल गिरता है नीचे और नीचे जो टरबाइन लगी रहती है चलती है जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये क्या हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो विद्युत इत्यादि क्या, जो परंपरागत ऊर्जा साधन मतलब ये परंपरागत हैं तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म होने वाले हैं। परंपरागत मतलब समाप्त होने वाले, याद रखेंगे। परंपरागत ऊर्जा संसाधन मतलब समाप्त होने वाले ऊर्जा, यानी कि लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, विद्युत इत्यादि, ये सब क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न में 163 में क्या दिया है, गैर परंपरागत, यानी कि कभी समाप्त न होने वाले ऊर्जा संसाधन कौन से हैं बताइए। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत सौर ऊर्जा, देखिए सूर्य का ऊर्जा कभी नहीं खत्म होगा, पवन ऊर्जा कभी नहीं खत्म होगा, एक बहुत लंबे समय तक चलेगा, ये खत्म नहीं होंगे कभी। भूतापीय ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा मतलब जो समुद्र में ऐसे ज्वार भाटा आता है तो उसमें कुछ ऐसे तैरते हुए नाव होते हैं या मशीन होते हैं, ये जो ज्वार भाटा आता है पानी का जब ऐसे लहर चलता है, जो ज्वार भाटा में जो ये मशीन होता है इसमें क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है, इसी को ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। बायोगैस आप जानते होंगे, गोबर गैस। परमाणु ऊर्जा, ठीक है, यूरेनियम और थोरियम जो होता है उससे क्या होता है, परमाणु ऊर्जा बनता है। तो परमाणु ऊर्जा प्रमुख रूप से उल्लेखनीय गैर परंपरागत संसाधन है, यानी कि गैर परंपरागत मतलब ये परंपरा में नहीं है हमारे, ये नवीन खोज है। गैर परंपरागत मतलब क्या हो जाएगा, समझिए नवीन ऊर्जा संसाधन, ये हाल ही में खोजे गए हैं। नवीन ऊर्जा संसाधन यानी कि कभी समाप्त न होने वाली को गैर परंपरागत, अपरंपरागत क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न 164, प्रश्न नंबर 164 क्या है, प्रश्न नंबर 164 है, भूमंडलीय ताप वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का तात्पर्य पृथ्वी के ताप में धीरे धीरे होने वाली वृद्धि से है। सामान्य रूप से पृथ्वी का तापमान लगभग लगभग स्थिर रहता है। यह स्थिति सूर्य से आने वाले ऊष्मीय विकिरण, ठीक है, सूर्य का जो ऊष्मीय विकिरण होता है एचम्यू, सूर्य का जो ऊष्मीय विकिरण एचम्यू होता है इसमें क्या होता है, बहुत सारे फोटान होते हैं। इन फोटानों के पैकेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य का एचम्यू कहते हैं, सूर्य का ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। ये एक एक फोटान जो होता है, ठीक है, फोटान में क्या होती है, क्वांटा होती है, वो क्या करती है, सूर्य की रोशनी का एनर्जी उसी में क्या होता है, संग्रहित होता है। क्वांटा में ही क्या होता है, सूर्य का प्रकाश का एनर्जी संग्रहित होता है एवं पृथ्वी से परावर्तित होने वाली ऊष्मा के मध्य संतुलन से निर्मित होती है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, भूमंडलीय ताप वृद्धि के तात्पर्य मतलब क्या जाएगा, पृथ्वी के ताप में भूमंड, भू मतलब जमीन, आप जिस जमीन पर रहते हैं वही पृथ्वी है, उसी को जमीन को आप क्या कहेंगे, पृथ्वी कहेंगे। यानी कि पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसमें विकिरण आ रहा है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे आता है तो दिन प्रतिदिन हमेशा क्या होता है, सालों साल, महीनों महीने, चौबीसों घंटे सूर्य का प्रकाश क्या पृथ्वी पे आता रहता है कहीं ना कहीं पे। तो इससे क्या रहा, पूरे पृथ्वी पर, मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है तो पूरे पृथ्वी पे क्या होगी, सूर्य का प्रकाश आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, तो जैसे जैसे ये पृथ्वी टर्न करेगी, घूमेगी, तो कभी यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा, कभी यहाँ पे, ठीक, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तो पूरे पृथ्वी क्या हो रहा है? निरंतर टेम्परेचर, तापमान बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इसी को लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर कहेंगे भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रही है। क्यों वृद्धि हो रही है, क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर क्या हमेशा पृथ्वी पे पड़ रहा है, 24 घंटे और 365 दिन क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ रहा है, इसी को भूमंडलीय ताप वृद्धि कहेंगे। प्रश्न नंबर 165, भूमंडलीय ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो शोधों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि पिछली सदी के दौरान धरती का औसत तापमान आधा डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। यानी कि पिछले 10 सालों में पृथ्वी का तापमान आधा डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तापमान वृद्धि की वर्तमान दर के अनुसार वर्ष 2100, यानी कि मान लीजिए 2025 चल रहा है, तो 75 साल बाद क्या आ जाएगा, 75 साल बाद आपका क्या जाएगा, 2100 स्टार्ट हो जाएगा ना, 2000 से
उसके बाद क्या हो जाएगा, 2100 स्टार्ट, जब 2100 वाला ये ईयर स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तब विश्व का तापमान विनाशक स्थिति तक बढ़ सकता है, यानी कि ऐसे आधा डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो 75 साल में इसका क्या हो जाएगा, आधा डिग्री से गुणा कर दीजिए, उतना हो जाएगा। तो 75 का आधा करिए तो 37, लगभग 37 दशमलव समथिंग क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने का अनुमान है। तो सोचिए 35 से लगभग 37 डिग्री सेल्सियस आपका 75 सालों में अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहा तो बढ़ जाएगा। मान लीजिए इस टाइम औसत तापमान क्या है, कहीं कहीं पे 45-50 चल जा रहा है, तो मान लीजिए 40 है, तो 40 में आप 35 जोड़ डिग्री सेल्सियस जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी कि 75 डिग्री सेल्सियस। 75 डिग्री सेल्सियस पे इंसान जिएगा ही नहीं, कुछ सारे पेड़ पौधे क्या होंगे, मुरझा जाएंगे, प्रलय आ जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, भूमंडलीय ताप वृद्धि को रोकने के लिए बहुत से अधिक वृक्षारोपण करना है, कल कारखानों, हानिकारक गैसों को रोकना है। ठीक है, प्रकृति के अनुसार रहना है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो जीने लायक ये पृथ्वी बचेगी नहीं। अतः स्पष्ट है कि आगामी कुछ दशकों में हमें तापमान वृद्धि एवं ओजोन परत क्षरण, जो हमारा पृथ्वी है, जो ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, एक परत है जिसको कहते हैं ओजोन परत। ओजोन मतलब O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, इसी को ओजोन कहते हैं। तो ये इसी, जो सूर्य का प्रकाश आता है उसमें बहुत सारे हानिकारक गैसें होती हैं, सॉरी हानिकारक उसमें गैसें, और जो सूर्य का रोशनी आती है उसमें बहुत सारे, जैसे मान लीजिए अल्ट्रावायलेट हो गया, अल्ट्रासोनिक, बहुत सारे उसका जो स्पेक्ट्रम में देखे होंगे आप, तो वो सारी हानिकारक उष्माएं आती हैं पृथ्वी पे, जो ओजोन परत की क्या कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं, और ये ओजोन परत क्या रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जिससे हानिकारक रोशनी या हानिकारक एनर्जी क्या होगी, पृथ्वी पे हानिकारक ऊर्जा पृथ्वी पर आएगी, और बहुत सारे कैंसर के, स्किन से रिलेटेड बीमारियां क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। इसीलिए ओजोन परत क्षरण होने से बचाना है, दोनों भयावह समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। ये क्या है, एक चेतावनी है वैज्ञानिकों द्वारा, ये एक चेतावनी जारी किया गया है कि आप पृथ्वी के तापमान वृद्धि को कंट्रोल करिए, नहीं तो आपको ये जीने लायक पृथ्वी बचेगी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न 166, प्रश्न नंबर 166 क्या है, मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता क्या है। तो हमारा देश अपनी कला, मूल्यपरक मतलब ऐसी शिक्षा जिससे कुछ फायदा हो, कुछ मूल्य हो, नैतिक शिक्षा मिले आपको, संस्कार हो, सत्य, सहिष्णुता, ये सारी चीजें आपके अंदर आए, तो यही मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता बताना है। मतलब ऐसी शिक्षा जिसका कोई मूल्य हो, कोई वैल्यू हो। तो हमारा देश अपनी कला, संस्कृति, दर्शन आदि की गौरवशाली परंपराओं पर सदैव से ही गौरवान्वित होता रहा है, किंतु समसामयिक युग में अनास्था एवं पारस्परिक अविश्वास के वातावरण में हमारी प्राचीन परंपरा तथा मूल्य कुछ धूमिल से हो गए हैं। तथाकथित आधुनिकता की भ्रामक अवधारणा, अस्तित्ववादी जीवन, अनात्म परक नास्तिकता, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण, तर्क प्रधान चिंतन आदि के समेकित प्रभावों से हमारे पुरातन मूल्य प्रदूषित हो गए हैं। देखिए कितना कठिन हिंदी भाषा में इस वर्ड को समझाया गया है कि हमारे देश की जो कला है, संस्कृति है, दर्शन है, ये क्या है, हमारा जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है, ये हमेशा भारत क्या है, विश्व गुरु के नाम से प्रचलित और गौरवान्वित महसूस करते हुए हम लोग आए हैं। तो हम लोग क्या करें, आजकल मॉडर्न के चक्कर में, आधुनिकता के चक्कर में, ये क्या भ्रामक, भ्रम फैलाने वाले ये कॉन्सेप्ट हैं। और नास्तिकता, अनात्म परक नास्तिकता, यानी कि धर्म में लोगों की विश्वास घट रही है, और वेस्टर्न कल्चर, विदेशी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल लोग हो गए हैं, जिससे क्या हो रही है, हमारे जो पुरानी परंपराएं हैं, कल्चर हैं, वो नष्ट हो रही हैं। तो इसी चीज़ों को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को मूल्यपरक शिक्षा देना पड़ेगा, जिससे हमारा कल्चर, हमारा सभ्यता क्या हो, हमारा धर्म क्या हो, वो क्या बोलते हैं, संरक्षित रहे। कलुषित एवं संकटग्रस्त वातावरण, कलुषित मतलब दूषित, मतलब कलुषित मतलब दूषित समझ जाइए, मतलब गंदा, कलुषित एवं संकटग्रस्त वातावरण ने
मूल्यपरक शिक्षा की अपरिहार्यता की ओर सभी ध्यान आकृष्ट कर लिया है। आजकल का प्रदूषण और ये समाज इतना गंदा हो गया है और संकटग्रस्त वातावरण हो गया है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं जिससे हमें मूल्यपरक शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए। उन्हें कहते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रकृति जिस दिन छेड़ेगी सबको सुता देगी। तो अपरिहार्यता की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट कर लिया है। हमने संक्रमण काल में कर्तव्य या कार्य संस्कृति के स्थान पर उपभोक्तावादी संस्कृति का अंधानुकरण कर लिया है, यानी कि हम लोग का सभ्यता संस्कृत होना चाहिए था वो छोड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, चीज़ों को भोग विलास में लगे हुए हैं, तो इसका अंधानुकरण कर लिया गया है। इसी उपभोक्ता संस्कृति ने मूल्यपरक शिक्षा की जरूरतों को और भी प्रबल बना दिया है। ठीक है, इन्हीं अवहेलनाओं की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है कि मूल्यपरक शिक्षा की जरूरत पड़ रही है, लोगों को नैतिक शिक्षा की पाठ पढ़ानी पड़ रही है। नेक्स्ट प्रश्न 167 देखिए। प्रश्न नंबर 167 क्या है देखिए। विद्यालय स्तर पर मूल्यपरक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या होनी चाहिए। तो विद्यालय स्तर पर मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य, तो विद्यालय स्तर पर मूल्यपरक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो विद्यालय स्तर पर मूल्यपरक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित होने चाहिए। विद्यार्थियों को एक उत्तरदायी नागरिक बनने हेतु प्रशिक्षित करेंगे। राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे समाजवाद को बढ़ावा देंगे। राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा सर्वधर्म समभाव, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय का उचित अर्थों में बोध कराएंगे। देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियों के संबंध में उन्हें जागरूक बनाएंगे। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, विद्यालय पे बच्चों को पढ़ाएंगे, जिससे हमारे देश की मूल्यपरक शिक्षा में वृद्धि होगी। बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार और अच्छे गुण आएंगे। छात्रों में सहयोग की भावना, प्रेम की भावना, करुणा, शांति, अहिंसा, साहस, समानता, न्याय, बंधुत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि मौलिक गुणों का विकास करेंगे। ये सारी चीजें क्या होंगी, बच्चों के मूल्यपरक शिक्षा में वृद्धि होंगी। पांचवा देखें, छात्रों को स्वयं को जानने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे वे स्वयं में आस्था रखने में समर्थ हो सकें। छात्रों को स्वयं तथा अपने साथियों के प्रति, स्वदेश के प्रति, मानवता के प्रति, सभी धर्मों एवं संस्कृतियों के प्रति, जीवन एवं पर्यावरण के प्रति उनमें समुचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। ये सारी चीजें क्या जाएंगी, विद्यालय स्तर पर बच्चों के मूल्यपरक और सभ्यता संस्कार सिखाने के लिए हमें ये प्रयास जरूर करने चाहिए। चलिए, जो भी नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑल वाले बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम जुड़ के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।